गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस नानी पालखीवाला वेडनेसडे लॉ क्लब शो। आज का टुडेज आवर सब्जेक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 एंड इट्स सम सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट्स केस लॉज। तो चलो दोस्तों, आज का हम सफर शुरू करते हैं एज यूजुअल। और मैंने रिकॉर्डिंग को लगा दिया है और after few days I will put this and put this on YouTube channel and share the link in the official group of नानी पालकीवाला वेडनेसडे लॉ क्लब 1 and 2। ऐसे दो हमारे ऑफिशियल ग्रुप है। अभी ये तीसरा भी शुरू हो जाएगा, दूसरा कंप्लीट होने के बाद। तो वो ग्रुप पे ही इसका लिंक आएगा, या फिर यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जयप्रकाश सोमानी नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब कर लो तो आपको जब भी वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो दोस्तों, अभी हम जाएंगे या अंदर जाने के पहले हम आपको ये बताएंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। ये ब्रिटिश कालीन है लेकिन आज भी उतना ही रेलेवेंट है और बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग कॉरपोरेट लॉ में होता है। कॉरपोरेट लॉ में बहुत अच्छी तरह से कमांड अगर इसके ऊपर है तो कॉरपोरेट लॉ का प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाता है। दिस इज द मेजर लॉ इन कॉरपोरेट लॉ। तो कॉरपोरेट प्रैक्टिस के एंगल से देख सकते हैं, बैंकिंग प्रैक्टिस के एंगल से देख सकते हैं। दुनिया में जो भी चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होते हैं। आर्बिट्रेशन मैटर वगैरह जो रहता है, आर्बिट्रेशन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही चलते हैं। कॉरपोरेट की प्रैक्टिस पूरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही होती है। मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह जो रिटेनरशिप के ऊपर कुछ एडवोकेट्स रखते हैं तो उसका वो एग्रीमेंट बनाओ, ये करो वो करो, वो सब सब कॉन्ट्रैक्ट ही करने पड़ते हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उसको ही कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। तो ये काफी चीजें हमने लॉ कॉलेज में जब थे तब सीखी है, और लॉ कॉलेज में रहते समय हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उतना टफ नहीं जाता है, बहुत इजी जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझाया गया है। इसलिए उसके बारे में कोई दो रहा नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिस में आते हैं तब बहुत कम लोग जो है ये कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा उसका डर लगता है या वास्ट जिसको रीडिंग लगता है, ऐसा लगता है। तो रीडिंग तो लगता ही लगता है, फिर सिविल करो या क्रिमिनल प्रैक्टिस करो, लॉयर शुड रीड एटलीस्ट 3 hours अ डे। दिन में वो 3 घंटा अगर पढ़ता है, 4 घंटा पढ़ता है, तो ही वो कामयाब लॉयर बन सकता है। और सोते समय एक आधा जजमेंट तो पढ़ना चाहिए। तो वो 5 घंटा 6 घंटा जैसा फिर मैटर रहेगा वैसा ज्यादा भी स्टडी हमको करना पड़ता है। इसलिए डोंट बॉदर अबाउट दी हार्ड वर्क इन लॉ फील्ड। लॉ फील्ड में सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए आपको ये हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। ड्राफ्टिंग है, क्वालिटी ड्राफ्टिंग है, क्वालिटी रिसर्च है, क्वालिटी प्लीडिंग है और क्वालिटी आर्गुमेंट है। ये 4 स्तंभ रहते हैं सक्सेसफुल लॉयर के। और पांचवा एक स्तंभ रहता है जो बहुत जरूरी है, और वो है हाउ टू गेट द मैटर्स। मैटर्स लेने कैसे, नए जब प्रैक्टिस में आते हैं तब तो एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हाउ कैन कैच द मैटर। कभी एक आधा शो हम उसके ऊपर लेंगे कि ये 5वें पुल के ऊपर, कि ताकि वो आप सबको फायदा हो, जरूर लेंगे। लेकिन इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। संख्या अगर बढ़ेगी तो मुझे भी बोलने में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन संख्या 2 रहो, 4 रहो, 10 रहो, हम ये शो चालू रखेंगे ताकि ये वीडियो अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो बाद में आने वाले जनरेशन को इसका कभी न कभी लाभ होगा दोस्तों। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। दोस्तों, मैंने आपके साथ
डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही शेयर किया है। इसकी लगभग चैप्टर 11 है टोटल चैप्टर्स, और इसमें सेक्शन 266 टोटल है। इसमें से 2 कानून ने अलग जन्म लिया है, वो भी बताएंगे। तो उतने सेक्शंस इसमें से कम हो गए, दैट इज रिपेल्ड हियर एंड एस्टैब्लिश अ न्यू एनेक्टमेंट ऑफ अ लेजिस्लेटिव लॉ। जैसा सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक होता है, पार्टनरशिप एक्ट इसमें से ही बाहर निकला है, यही लॉ में से, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले लॉ के ऊपर नजर डालते हैं, ये जो कानून है हमारे देश का, और मेरे पास जो अपडेशन है इसका, ये 8 नवंबर 2022 तक का अपडेशन ये लॉ का है। आज 9 नवंबर 2022 है, और कल तक का अपडेशन, करंट अपडेशन मेरे पास इसका है। तो ये प्रिलिमिनरी में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट रहता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है, ये जैसा डेफिनेशंस रहता है वैसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज रहता है, ये खास करके देख लेना। तो लेट मी शो सम इंटरप्रिटेशंस। मैं बताऊंगा आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन, लेट मी शेयर। एक मिनट, पहले उसको बड़ा करके, यस। This bar getting obstacle, hide floating मीटिंग कंट्रोल, ओके। हाँ, अभी मैं इसको बड़ा कर पाऊंगा, यस। देखिए दोस्तों, जिससे कि कुछ इंटरप्रिटेशन जो रहते हैं ना, व्हाट इज अ प्रॉमिस, व्हाट इज अ प्रपोजल वगैरह। तो प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस हो जाता है, प्रॉमिस के बाद फिर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर प्रॉमिस देने वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर। दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रॉमिसी, बेलर, बेली, पॉनर, पौनी। ऐसे काफी टर्म्स जो है इसमें, ये यहाँ पे थोड़े दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेने का अच्छा। और बीच में जो सिविल प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंड बीच में पढ़ना ही चाहिए, नो डाउट। और क्योंकि ये भगवत गीता ये है सिविल प्रैक्टिस का या कॉर्पोरेट प्रैक्टिस का। बाद में ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ये है। ये सब दिया है इसमें, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 तक है। प्रोमिसेस, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, रिवोकेशन, हाउ मेड। ये बेयर एक्ट में भी छोटे छोटे एग्जांपल देके समझाया है, ये समझने में मुश्किल नहीं है लॉ, खाली इम्प्लीमेशन में इतनी वैरायटी इसमें है। तो मोर देन 1 लाख सुप्रीम कोर्ट केसेस में भी दे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस सब मिलके 1 लाख से भी ज्यादा केसेस। इसके ऊपर मेरा किताब भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के केस लॉस के ऊपर। यू कैन फाइंड इट ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जयप्रकाश सोमानी बुक्स डाल दीजिए, आपको मेरे 40 से ज्यादा किताबें मिल जाएगी। चैप्टर 2 जो है एक कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स, इसके ऊपर है। सेक्शन 10 टू सेक्शन 30 इसमें है। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर, वाइड वगैरह, वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, वाइड अब इनिशियो, सिंस बिगिनिंग वाइड को से होते हैं, लाइक दैट। चैप्टर 3 ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स की परिस्थिति नहीं रहती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 31 टू
36 मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आपको, खाली मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन शो जो है वो केस लॉज के ऊपर है। एक कानून ये थ्योरी हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। तो नानी पालकी वाला शो का इंपॉर्टेंस है कि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाना है मुझे, कि जो लॉ है वो लॉ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट फ्रॉम लोअर कोर्ट टू एपेक्स कोर्ट कैसा होता है, ये यहां से सीखेंगे। बाकी किताबें तो आप आराम से बॉम्बे हाईकोर्ट के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ मिनिस्ट्री के साइट से ऊपर कर सकते हैं। बाकी भी साइट्स है, प्राइवेट साइट्स कुछ, वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। खाली वो अपडेशन देखने का, कब से अपडेट, कब तक अपडेट किया हुआ है कानून। एकदम पुराना वर्जन होगा तो फिर गड़बड़ करेगा वो। चैप्टर 4 जो है द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, 70 37 टू 39 ऐसे कुछ है, 40 टू 40 पुणे। कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, बाय whom कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। 51 टू 58 में बताया परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रॉमिस। 59 टू 61 में अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। 62 टू 67 में कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। चैप्टर 5 में है ऑफ सर्टन रिलेशंस resembling those created by contract। सेक्शन चैप्टर 6 में है ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये खास वकील लोगों के लिए रहता है। वकील लोगों के पास केस तभी आता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का भंग अगर कोई पार्टी करेगी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, आइदर ए और बी दोनों में से अगर कोई उसमें ब्रीच करता है, तो फिर डैमेजेस के लिए, इसके लिए फिर सिविल सूट फाइल करना, ये करना। अगर कुछ क्रिमिनल है, इसमें धोखाधड़ी होती है, तो सेक्शन 420 वगैरह भी, इसके क्रिमिनल के एक्शन भी, क्रिमिनल सूट भी फाइल होते हैं अलग से। चैप्टर 7 सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स जो है ये पूरा 76 सेक्शन से 123 सेक्शन रिपेल्ड हो गया, और इससे सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो नया आया। उसके ऊपर हम कभी एक सेपरेट जरूर लेंगे। चैप्टर 8 जो है ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी इन गारंटी है, इंडेमनिटी गारंटी है जनरली इंश्योरेंस वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। सेक्शन 124 टू 147 तक है। ये बेलमेंट वगैरह जो है, बेलर बेली वगैरह जो है, विश्वास से हम किसी को कोई चीज देते हैं और कुछ दिन के बाद उससे वापस ले लेते हैं, तो ये टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, सेक्शन 148 टू ये लगभग आएगा 181 तक है। तो इसमें बेलमेंट प्लेज्ड है, सूट्स बाय बेली और बेलर अगेंस्ट दी रॉन्ग डूअर्स। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी कॉर्पोरेट में मेनली ये एजेंसी एक रहता है, जनरली प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है या प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अलग अलग क्या करते हैं, एजेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये एजेंट की एग्रीमेंट्स वगैरह बनाना, वो ये करना, वो कोई अगर इन्फ्रिंज करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर कॉम्पेंसेशन क्लेम करना। और अभी क्या हो गया कि जनरली कॉर्पोरेट्स हो या बिजनेस हाउसेस हो, ये रेगुलर कोर्ट में जाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि रेगुलर कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख की लफड़ा रहता है। तो इसलिए आर्बिट्रेशन मैटर है। आर्बिट्रेशन लॉ के ऊपर मेरा सेपरेट एक नानी पालकी वाला शो है, जरूर देख लेना। वो नानी आर्बिट्रेशन लॉ के ऊपर ही है पूरा, तो उसमें मैंने कानून भी बताया है, उसके केसेस भी बताया है, और 1 घंटे का शो है, जरूर देखना। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक विद इन 1 ईयर वो क्लियर हो जाता है, और आपके हिसाब से वो आर्बिट्रेशन का प्लेस फाइनल होता है, वो जजेस फाइनल होते हैं, मेंबर जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन के, आर्बिट्रेटर जो रहते हैं ये। तो उसके बारे में यह है, तो ये इजी हो जाता है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही चलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर ही चलता है।
सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा बंद हो गया बीच में, और रिकॉर्डिंग वापस चालू हो गया। मैंने हॉटस्पॉट शेयर कर दिया है आपको। तो दोस्तों, ये एजेंसी है, एजेंसी के कॉन्टैक्ट्स हैं। जो हमारी बात चल रही थी आर्बिट्रेशन, ये नेशनल इंटरनेशनल भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी होते हैं, वो एमओयू के अंतर्गत होते हैं। ये अच्छी तरह से, ये देखिए टोटल 238 सेक्शन तक यहाँ पे आ गया। चैप्टर 11 पार्टनरशिप के ऊपर था, लेकिन ये सेक्शन जो 239 टू 266 है ये रिपील किए हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा अलग हो गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। तो ये कानून में से दो कानून और जन्म ले लिए, और हमारे पास अभी भी इसके 3 कानून है। तो चलो दोस्तों, अभी हम आज का जो हमारा मेन मकसद है सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज देखने का। तो मेरा जो बुक्स है वो बुक में एक 21 केस लॉज मैंने वहां पे एनालिसिस करके दिए हैं, 20 या 21। उसमें से कुछ केस लॉज जो है वो हम आपको बताते हैं। दो केस लॉज हम शेयर करेंगे आपको। और एक केस लॉज भी मैं शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर वीडियो की लिंक के साथ, ताकि आप इसको स्टडी कर पाए। अच्छा, याद रखना कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं रहता है, खाली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरा कोई लॉयर वो चीज कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये मुझे मेरे गुरु ने कभी इनिशियल स्टेज में ही बताया था कि अगर दूसरा लॉयर ये चीज कर सकता है तो फिर तू क्यों छोड़ता है? तुझे में मेहनत करनी है, कर, मेहनत करो। तो फिर मैंने जिंदगी में कोई भी मैटर का केस कभी नहीं छोड़ा, हर मैटर के ऊपर मैंने पकड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में 25 टाइप के मैटर्स आते हैं, उसके ऊपर मेरा एक अलग वीडियो भी है, जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जरूर देख लेना। 25 टाइप के मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। कोई भी मैटर हैंडल करने की शक्ति हमारे गुरु के कारण हमको मिली है। ये देखिए, ये अभी हम केस ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये 22/10/1992 का डिसीजन है, इंडियन बैंक वर्सेस के नटराजा पिलाई एंड अदर्स। इसके जजेस हैं कुलदीप सिंह एंड NM कासलीवाल। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के 2 जज बेंच ने ये दिया है। केस नोट जो है वो केस नोट है बैंकिंग रिकवरी, appellate, field suit for recovery, appellate filed suit for recovery of an amount. High Court passed decree in favor of appellant with interest. Hence, this appeal, whether order passed by the High Court was justified, held प्रोनोट। इसमें डिसीजन ये हुआ है कि प्रोनोट का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में काफी जगह पे कुछ कुछ चीजें कवर होती है। प्रोनोट वाज एग्जीक्यूटेड विथ फुल कंसिडरेशन। डिफेंडेंट knowingly and with full knowledge had executed pronote. However, there was no necessity of going into the question of innovation of contract, novation of the contract as at contemplated under the section 62 of the Indian Contract Act, as the defendants had executed pronote and also created equitable mortgage in favor of bank, and pronote itself contained an endorsement of for value received. For value received इसका मतलब है consideration. However, there was also a statutory resumption of the consideration in respect of promissory note under section 118 of Negotiable Instrument Act 1881, thus set aside judgment and decree of High Court
अपील अलाउड। शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। रेशो डिसेंड है एक, इसमें ये जजमेंट से एक प्रिंसिपल बाहर आया है। वो प्रिंसिपल ये है, पर्सन विल बी लायबल टू पे अमाउंट इफ प्रो नोट इज एग्जीक्यूटेड विथ फुल कंसिडरेशन। याद रखना, फुल कंसिडरेशन के साथ प्रोमिसरी नोट अगर एग्जीक्यूट हुआ है तो पर्सन इज लायबल टू पे। बीच में बिफोर 1 मंथ एक मेरा रिपोर्टेड जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी यही है, प्रोमिसरी नोट के ऊपर ही है। बहुत अच्छी जजमेंट है, 11 पेज का जजमेंट दिया है वो। मैं जनरली ये नानी पालके वाला ग्रुप पे नहीं शेयर करता हूं, लेकिन पर्सनल कनेक्शन में जो लॉयर है मेरे भारत के, उनको शेयर करता हूं। तो काफी लॉयर को वो हाई कोर्ट के इसमें इसमें वो जजमेंट काम भी आ गया, तो वो भी प्रोमिसरी नोट के ऊपर है। तो फुल कंसिडरेशन अगर नहीं है, हाफ कंसिडरेशन से प्रोमिसरी नोट अगर एग्जीक्यूट होता है, तो भी फिर वो बाउंडिंग नहीं है पेमेंट के लिए, ऐसा इसका अर्थ है। याद रखना, लाइन जो मिलती है ना, वो लाइन में से बहुत सारे अर्थ निकलते रहता है। तो ये लॉयर का कला है कि आपके पास कौन केस क्या लेके आया है, तो उसके हिसाब से उसको, वो लाइन को अगर आप इंटरप्रेट कर पाते हैं, कुछ बना पाते हैं, तो वो एक धागा लेके, वो एक क्ल्यू लेके आप उसको प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं, एंड ज्यूरिसिटी का अटेंशन वो क्ल्यू के ऊपर आप ला सकते हैं और आपके फेवर में जजमेंट ला सकते हैं। इसलिए पर्सन विल बी लायबल टू पे अमाउंट इफ प्रोनोट इज एग्जीक्यूटेड विद फुल कंसिडरेशन। जजमेंट जो है ये कासलीवाल जी ने लिखा है, द अपील बाय ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव, एसएलपी फाइल किया था, फिर वो अपील में कन्वर्ट हो गया एक्सेप्ट होने के बाद, इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट डेटेड 25/11/1980। थोड़ा सा ये पढ़ना जरूरी है, बाद में मैं डायरेक्ट एंड के डिसीजन पे जाऊंगा, क्योंकि ये सब पेजेस पढ़ने इतना टाइम भी नहीं रहता है ये शो में। लेकिन आपको एक टच देना है, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा होता है, जज कैसे सोचते हैं, प्रैक्टिकली कैसा होता है, और हमारा थ्योरी जो लॉ है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसा होता है। द appellant Indian Bank, in short the bank, filed a suit for the recovery of an amount of rupees 1,21,006.98 due under an equitable mortgage and pro note against 3 defendants, namely K. Nataraja Pillai, defendant number 1, his wife, defendant number 2, and his son Narayanan, defendant number 3. According to the bank, the defendant number 1, 2, 3 executed the promissory note for rupees 1 lakh on 26/8/1971 in favor of the bank. They also executed 2 hypothecation deed in respect of in respect of A, scheduled properties, and executed an equitable mortgage on 28/8/1971 for B scheduled property. तो A scheduled property, B scheduled property और इक्विटेबल मॉर्गेज के अंडर ये अमाउंट रेज हुआ है। ₹71,000 granted by the bank in favor of 37 persons by way of short-term loans. The defendant number 1 had executed the guarantee agreement on 14/6/1971 in favor of the bank in respect of the aforesaid short-term loan in favor of 37 persons. The bank had thus based its claim in the plaint on the promissory note and guarantee agreement for rupees 1 lakh as principal and rupees 21,000 as interest. Just hold on. एक मिनट।
लाइट आ रही है जा रही है, कुछ तो भी फॉल्ट हुआ है, लेकिन हॉटस्पॉट पे चल रहा है। सो ये बाद में भी आप पढ़ सकते हैं उसके डिटेल हिस्ट्री। हमको मेन प्रिंसिपल में जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तय क्या किया? We agree with the findings of the trial court that pro note exhibit A1, लोअर कोर्ट में इसको हम एग्जिबिट बोलते हैं और अपीलेट कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में इसको एनेक्चर्स बोलते हैं। A1 dated 26/8/1971 was executed with full consideration. ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है वही फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगा है। The defendant knowingly and with full knowledge had executed the pro note exhibit A1. In the fact and circumstances of the case, there was no necessity of going into the question of novation of the contract as contemplated under the section 62 of the Indian Contract Act. हाईकोर्ट जो अननेसेसरी हाईकोर्ट जो इसमें गई है, नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इनोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तो वो गलत है, ऐसा इनका बोलना है। द डिफेंडेंट हैड एग्जीक्यूटेड, मेन पॉइंट ये है, डिफेंडेंट हैड एग्जीक्यूटेड द प्रो नोट and also created equitable mortgage in favor of the bank, and the pro note itself contained an endorsement for value received. For value received ऐसा endorsement promissory note में है, इसका मतलब consideration received है। As already mentioned above, there is also a statutory presumption of the consideration in respect of the promissory note under section 118 of the Negotiable Instrument Act 1981. In these circumstances, we allow this appeal, set aside the judgment and decree passed by the High Court, and restore the judgment and decree of the trial court with cost. So this is the one judgment. And another judgment I would like to share with you is, दोस्तों माफ करना, ये रिकॉर्डिंग बीच में कब बंद हो गया पता नहीं चला मुझे, इसलिए ये प्रोग्राम मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाऊंगा। जितना लिया है उतना तो डाल पाऊंगा, जितना रिकॉर्डिंग उतना डाल पाऊंगा। ये बीच में लाइट जा रही आ रही है। सी, Ramagya Prasad Gupta and others versus Murli Prasad and others, ये 11/4/1974 को डिसाइड हुआ है केस सुप्रीम कोर्ट में। HR खन्ना, P जगमोहन रेड्डी एंड PK गोस्वामी, ये 3 जज का कोरम यहां पे है। सिविल केस नोट है, सिविल right of compensation section 11 of the CPC 1908 section 9 subclause 2 and 9 subclause 3 of the Indian Electricity Act 1910, section 24, 65 and 70 of the Indian Contract Act 1872, sections 39 and 40 of the Specific Relief Act 1960। देखो इसमें कितने कानून कवर हुए हैं, कितने कानून को टच हुआ है। ये सिविल केस है, आगे देखिए इसमें क्रिमिनल लॉ भी है। सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड सेक्शन 14 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, इतने कानून इसमें है। जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट चैलेंज्ड, respondent entered into an oral agreement of the partnership with 4 other persons and purchased electrical undertaking. Latter partnership dissolved, license got cancelled and firm declared illegal and void. Whether respondent plaintiff was solely entitled to compensation from the state government, Apex Court observed that
if knowledge is an essential requisite, even an agreement above ab initio void can be discovered to be void subsequently. There may be cases where parties entered into an agreement thinking that it is as perfectly legal agreement, and one of them sues other or wants other to act on it, then he may discover it to be void. Agreement of the partnership was entered between the respondent and failure of the appellant before purchasing the electric license held respondent not entitled solely to whole of the compensation money. All those whose name appear in partnership deed or legal representative or assigns of such partners as entitled to share in the compensation. जब नॉलेज बेस्ड कोई इंटरेस्टेड रहती है, यहाँ पे नॉलेज ये स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है, तब अब इनिशियो वाइड एग्रीमेंट आगे सब्सिक्वेंटली वाइड होता है, और उसमें का कुछ पार्ट अगर ये होता है तो कुछ पार्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है. लेकिन इसमें लास्ट लाइन में जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्ड रिस्पोंडेंट नॉट एंटाइटल्ड सोली टू होल, रिस्पोंडेंट नॉट एंटाइटल्ड सोली टू होल ऑफ द कॉम्पेंसेशन. पूरा कॉम्पेंसेशन रिस्पोंडेंट ने नहीं देना है मनी. ऑल दोज हुज नेम्स अपीयर इन द पार्टनरशिप डीड और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइंस of such partners are entitled to share in compensation. और फिर ये जजमेंट आया है. माफ करना दोस्तों, बीच में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है आ रही है ना, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन. पी जगमोहन रेड्डी जी ने इसका, ये ऑथर कभी कभी एक ही जज रहते हैं, तीनों में से तीनों मिलके मैटर को राइट करते हैं. कभी कभी तीनों जज अलग अलग लिखते हैं. कभी कभी डिसेंडिंग जजमेंट किसी का व्यू है, डिसेंडिंग व्यू है, तो वो अलग लिखता है. तो ऐसे अलग अलग टाइप की जजमेंट देखते हैं. हम देखेंगे ना, कभी केशवानंद भारती देखेंगे तो 13 जज के जजमेंट है, तो 13 के 13 जज के जजमेंट आपको उसमें दिखाई देंगे. आर्गूमेंट भी देखने हैं. मेरे गुरु नानी पालकी वाला के जो आर्गूमेंट देखने जैसे है, इसलिए तो हमने गुरु माना नानी पालकी वाला. 40-40 दिन कंटिन्यू एक केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते रहना, ये आसान बात नहीं है दोस्तों. बहुत इफिशिएंसी, बहुत क्षमता, बहुत क्वालिटी का नॉलेज आर इम्पोर्टेंट. द वे ऑफ आर्गुमेंट, पुटिंग द प्रॉपर पॉइंट प्रॉपर प्लेस पे विथ सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग लीगल एनेक्टमेंट्स. कुछ तो उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के भी आधार दिए हुए हैं ऐसा है. तो इसलिए जजमेंट आराम से देख लो. ये जजमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. We are not concerned with those two appeals at this stage because Jagdish Narayan had not been made a party to the original suit filed by the Murli Prasad, nor had the applied to made a party. Consequently, Jagdish Narayan does not and did not figure in the appeals from the decree passed in suit number 94/56. ऐसे ही बीच में का कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था, ट्रायल कोर्ट, लोअर कोर्ट ने 12 पेज का जजमेंट है. एंडिंग पार्ट देखेंगे कि इनका डिसीजन एग्जैक्टली कैसा है. यहां से देखेंगे थोड़ा. In our opinion, the view of the learned author is neither supported by way of the subsequent Privy Council's decision, nor in its consistent with the natural meaning to be given to the provisions of the section 65. The section, by using the word when an agreement is discovered to be void,
means nothing more nor less than when the plaintiff comes to know or find not that the agreement is void. The word discovery would imply the or existence of this something we subsequently found out, and it may be observed that section 66 Hyderabad Contract Act makes the knowledge of the film and agreement been void as one of the prerequisites for the restitution and is used in the sense of the agreement being discovered to be void. If knowledge is an essential requisite, even an agreement as an ab initio void can be discovered to be void subsequently. There may be cases where parties entered into agreement honestly, thinking that it is the perfectly legal agreement, and where one of them sues the other and wants the other to act on it. It is then that he may discover it to be void. There is nothing specific in section 65 Indian Contract Act or its corresponding sections of the Hyderabad Contract Act to make it applicable to the such cases. The above view, which has been noted in subsequent edition of Pollock's books, section 9 edition, page number 63, note 41, is an concerns with authority equally and good reason. After this conclusion, it is necessary to consider whether section 70 of the Contract Act or section 39 and 41 of the Specific Relief Act can be evoked in aid of the appellants. In any view of the matter, whether the agreement was void at initio or was void or valid initially but become void or discovered to be void subsequently, the appellant are entitled to succeed in these appeals. We accordingly allow these appeals, reverse the judgment and decree of the High Court, and dismissed suit number 94 of 1956 with cost. We hold that the first respondent, Murli Prasad, is not entitled solely to the whole of the compensation money, but that all those whose names appear in the partnership deed of the August 31, 1950, or the legal representative or assignees of such of them who are dead are otherwise entitled to share the compensation money in proportionate to their respective share as specified in the said document. The compensation amount which is so distributed in the balance of the amount remaining after payment of the outstanding liability of the Chapra Electric Supply Works. The trial court will give necessary direction to the receiver in this behalf. तो ये जजमेंट आज का हो गया। ये दोनों जजमेंट मैं नानी पालिका वाला ग्रुप में शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग जितना हुआ है उतना शेयर करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग की तरफ मेरा ख्याल नहीं था, क्योंकि बाद में शायद इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद रिकॉर्डिंग बंद भी हुआ होगा। अगर मिल जाता है रिकॉर्डिंग पूरा तो मैं पूरा अपलोड कर दूंगा। फ्यूचर में कभी एक आधे स्पेशल बेलमेंट के ऊपर या इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब टाइप टॉपिक के ऊपर भी एक शो लेंगे, तब भी कुछ हम कवर करेंगे, जरूर करते रहेंगे। हर बुधवार को नहीं हुआ तो बीच में अल्टरनेट बुधवार को तो भी शो करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगला जो हमारा अट्रैक्शन है, अगला बुधवार को गैप है, उसके अगले बुधवार को हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेबी है। मैंने पोस्ट में डाला है। सेबी जो लॉ है वो सेबी लॉ एक नया लॉ है भारत का, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी।
ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस है। उसके बारे में सेबी लॉ भी देखेंगे, सेबी के जो गार्डियंस हैं, जो ट्राइब्यूनल है सेबी का, अपीलेट ट्राइब्यूनल है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो स्टैट्यूटरी अपील में हमारे सुप्रीम कोर्ट में आता है। एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हम सेबी के पैनल के ऊपर भी हैं। सेबी का जो फंड्स के जो बड़ी बड़ी कंपनी प्रीमियम में वगैरह पैसा लेती है, उनके पास करोड़ों के फंड्स पड़े रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी मिसयूज करते हैं वो फंड्स का, बड़े बड़ी कंपनी, और मिसयूज कर लेते हैं, फिर डिविडेंड जाता नहीं है, शेयर होल्डर का नुकसान होता है। ये होना नहीं चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सेबी के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का पैनल किया। वो पैनल में हम भी हैं, काफी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, और कुछ कुछ कंपनी के ऐसे बड़े बड़े फंड्स के ऊपर हमारा वहां पे उस पे वो फंड्स का कंट्रोलर बोल के हमारा अपॉइंटमेंट होता है। फिर वो फंड हम कंट्रोल करते हैं, हम उसको मिसयूज नहीं होने देते हैं। तो ऐसा कानून है। और वो उस दिन मैं जो सेबी का कानून तो बताऊंगा ही बताऊंगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों ये कॉर्पोरेट लॉ, खाली थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ता है। इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर बोर होगा। अभी जैसा कॉन्ट्रैक्ट आता है, मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक आधा बोर हो जाएगा। क्रिमिनल लॉ में जितना फटाक से इंटरेस्ट आ जाता है ना क्रिमिनल में, वैसा उतना नहीं आता है सिविल में। इसलिए तो हमारे अच्छी अच्छी खबरें जो रहती है बिजनेस की वगैरह, अच्छी खबरें कभी भी अंदर के पेज पे होती है, और किधर गुन्हा हुआ, कुछ हुआ, मर्डर हुआ, वो पहले पेज पे आता है। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ द पब्लिक। पब्लिक को जो अच्छा लगता है वो न्यूज़पेपर वाले फर्स्ट पेज पे डालते हैं। और अच्छी चीज है, लेकिन पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अच्छे बिजनेसमैन को कोई अवार्ड मिला है तो वो 5वें पेज के ऊपर किधर तो भी कॉर्नर में उसका न्यूज आता है, ये हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो लॉ है सेबी का, वो लॉ का इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर मेरा एक किताब है, देखिए, जरूर देखिए अमेजोन पे जाके। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर किताब है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के मैं 2 केस लॉज लेने वाला हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग मुझे जहाँ पे एक गड़बड़ करते हैं पब्लिक इशू करते समय, इशू सब्सक्राइब करते समय और सब्सक्राइब कर रहे हैं, अंदर के अंदर कुछ क्या बोलते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो वो उसके कारण है। उसके कारण अभी नया रूल आया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए हर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लगभग 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ताकि वो गड़बड़ ना करे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक अलग सिस्टम है, आप गूगल पे डाल सकते हो व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्लियर होने के बाद आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डाटाबेस में एंट्री करते हैं, तो फिर बड़े बड़ी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करती है। तो फिर इंडिपेंडेंटली आप वो कंपनी को गाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई एम सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डाटाबेस है, उस पर मैं खुद भी हूँ। ये तो ऐसे ही ये रहता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस के साथ साथ ये इंसॉल्वेंसी का काम करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। ये सेबी के पैनल के ऊपर होना, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। और ये जो मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को गाइडेंस करने का काम करता है। और ये हमको लीगली अलाउड है, हमारे लीगल प्रोफेशन के साथ साथ हम ये काम कर सकते हैं। थोड़ी हार्ड एग्जाम होती है, थोड़ा सा डेडिकेशन देना पड़ता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो जरूर कर सकते हैं। और व्यासंग अगर अच्छा है, दोस्त लोग अच्छे हैं, हमारे सब कलीग्स अच्छे हैं, तो एक मजा अलग आता है। बस मैं जाते जाते इतना ही बोलूंगा दोस्तों, मेरे हर प्रोग्राम को आते रहिए और देखते रहिए। वो हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे, फिर आगे चले हम रहे या ना रहे ये दुनिया में, लेकिन एक कार्य आपके साथ शुरू हुआ, ये कार्य नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब का, ये आगे लोग देखते रहेंगे, और हमको नहीं तो कम से कम ये कार्य को तो याद करते रहेंगे, ऐसे अपेक्षा करता हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे व्यक्त करके यहाँ पे मैं रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू।